नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सबसे पहले सोयाबीन की, जहां पर कीमतें 2 साल के हाई से नीचे फिसल गई हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल देश में सोयाबीन इन एनी केस कम है। ऐसे में किस तरह से इंडियन और ग्लोबल क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोपा के ईडी DN पाठक। मिस्टर पाठक, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और कैसे आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस, बिकॉज यूएस चाइना से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी कि चाइना बहुत बड़ी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की क्वांटिटी यहाँ पर यूएस से खरीदेगा, लेकिन उसके बाद कोई फॉलोअप यहाँ से चाइना में नहीं आया इन सेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, और उसका शायद एक असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। तो सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज आप कैसे बनता हुआ देख रहे हैं? आई थिंक चाइना से जब बात हो रही थी कि चाइना एक बड़ा क्वांटिटी खरीदेगा, जो कि बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस को सपोर्ट मिला और वो थोड़ा आगे बढ़ गई। लेकिन अभी क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसा कि आपने ठीक बोला, तो प्राइसेस फिर से सबड्यूड हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा कीमतों में गिरावट आने की मुझे अभी कहीं उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली अमेरिका की सोइंग होने वाली है। और अभी जो नंबर आ रहे हैं, क्योंकि सोइंग जो है वो इस साल पिछले साल से ज़्यादा ही होगी। साउथ अमेरिकन क्रॉप बहुत अच्छी रही है, तो कोई देयर इज नथिंग टू ड्राइव द प्राइस अप और डाउन। बहुत नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। तेल की प्राइस बढ़ी हुई है, लेकिन ये जो वेस्ट एशिया का जो कन्फ्लिक्ट है, अगर उसमें कुछ बड़ा होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल जाता है, तो अचानक ट्रेड फ्लोज एकदम बढ़ेंगे, तो उससे काफ़ी सारा फर्क पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें गिर सकती हैं, और वो गिरेंगी तो बाकी जो बायोडीजल की तरफ इतना सारा रुझान हो रहा था, उस पर फर्क पड़ेगा। बट वो एक ऐसी चीज़ है, इसका अभी कुछ कहना मुश्किल है कि वो कॉन्फ्लिक्ट किधर जा रहा है। जो क्यूज मिल रहे हैं वो तो ये कि बहुत अच्छा जा रहा है और मामला सॉल्व हो जाएगा। अगर वो सॉल्व होता है तो फिर वी विल सी अ लॉट ऑफ अपहीवल्स। ओह एब्सोल्युटली। इंडियन मार्केट्स आप हमें पहले भी बता चुके हैं कि इस बार फसल यहाँ पर कम नजर आती है, एलिनियो का भी ऊपर से यहाँ पर साल है। क्या कुछ कंसर्न्स हैं इंडियन मार्केट्स में, आपको लगता है प्राइसेस को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर? देखिए, अवेलेबिलिटी तो शुरू से मैं जैसे पहले से कहता रहा हूँ, टाइट थी। अब ये उसमें टाइट अवेयरनेस में जो अच्छा हुआ वो ये है कि एक्सपोर्ट हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक्सपोर्ट सिर्फ 10 लाख टन ही हो पाएगा, जो कि पिछले साल 12 लाख टन था सोयाबीन मील का। तो करीब 15 लाख टन सोयाबीन के इक्विवेलेंट वो मिल गया, 15-17 लाख टन। जो इम्पोर्ट है, जो कि पिछले साल बिल्कुल नहीं था, वो इस साल हम पहले 6 लाख टन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी सप्लाई टाइटनेस पे वो 6, साढ़े 6, 7 तक हो सकता है। तो ओवरऑल सब मिला के जो डिमांड सप्लाई वो मैच है अभी, लेकिन वो टाइट मैच है। मतलब बहुत सारा कैरी ओवर के लिए करीब 5-6 लाख टन बचता है, जो कि बहुत कम है। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच है, मतलब एकदम टाइट है। तो इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। लोगों ने जो खरीदा था, बाद में थोड़ा स्पेकुलेशन भी होता है, कहीं कहीं ट्रेडर्स के पास माल है, किसानों ने माल रोक के रख लिया जब प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई। बाद में उनको लगता है उन्होंने सही किया, क्योंकि सरकार ने भी एमएसपी बढ़ा दी, तो किसानों के पास भी सोयाबीन है, ट्रेडर के पास है, प्लांट्स के पास तो खैर है ही। तो थोड़ा सा अभी जैसे एमपी में अराइवल बढ़ी है, पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अराइवल बढ़ी है। तो ये डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है। थोड़ा सा मैंने बोला सिचुएशन टाइट है, प्राइसेस ऐसे ही रहने की उम्मीद है। वो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद भी नहीं है, टाइट है सिचुएशन। मिस्टर पाठक, साथ ही साथ जैसे इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं और रुपए में जिस तरह का डेप्रिसिएशन यहाँ पर है, आपको लगता है वो एक एडिशनल फैक्टर है जहाँ पर हमने सपोर्ट प्राइसेस में आता हुआ देखा है? और दूसरी तरफ से जिस तरह से पीएम की अपील है और सडनली बहुत सारे र्यूमर्स है कि शायद कोई स्टेप मेजर यहाँ पर इस सेक्टर में भी लिया जाए, जो फिलहाल यहाँ पर सिनेरियो हमने बनता हुआ नहीं देखा। कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? मुझे लगता है तेल की खपत, क्योंकि पीएम ने बोला है और बाकी लोगों ने भी शायद समझना शुरू कर दिया है कि ज्यादा तेल खाने से आदमी अमीर नहीं दिखता। इट्स नॉट अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। जैसा कि हमारे इंपोर्टर मित्र हमेशा कहते रहे हैं कि हमको 28 किलो तेल खाना चाहिए, वो विच इज आई डोंट नो व्हाई दे से दिस। तो उसका कुछ असर आएगा, तो तेल की डिमांड कम होगी। तेल की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली हेल्थ तो कम होगी। जो अभी सिचुएशन है फॉरेन एक्सचेंज की, उस पर असर पड़ेगा। अभी मुझे मेरी बड़ी वरी तो ये है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री ये डिमांड करे कि हमको सोयाबीन मील जीएम लाने दो। मुझे बड़ा चिंता तो उस बात की है कि अगर वो शुरू हो गया तो हम 2 लाख करोड़ का तेल मंगाते हैं, अभी 1 लाख करोड़ का सोयाबीन मील मंगाना शुरू कर देंगे। फिर हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि अपने किसानों को ये कहना कि आप अमेरिकन किसान से कम्पीट करो, जिनका फार्म गेट प्राइस $400 है, हमारा एमएसपी $600 है, तो कैसे कम्पीट कर पाएंगे, वो मेरी बड़ी चिंता है।
मिस्टर पाठक, एक फाइनल सवाल, फिर ओवरऑल इंडस्ट्री यहाँ से आगे जाते हुए आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे हमने बात की, काफी सारी यहाँ पर दिक्कतें हैं, तो क्या एक आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर ऑप्शन है इसको सॉर्ट करने के लिए? आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। एल नीनो का जो फियर है वो एक बड़ा फियर है, लेकिन सोयाबीन की जो कल्टीवेशन है, जो एरिया है, वो इस बार काफी एक्सपेंड होने वाला है। हमारे जो फार्मर से क्यूज मिल रहे हैं, जो बीज की डिमांड है, और काफी सारी डिमांड आ रही है पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है एरिया 10, 15, 20% तक बढ़ सकता है। और अगर एल नीनो की रेन की डिस्ट्रीब्यूशन सही रही तो एल नीनो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं रही और जब बारिश चाहिए तब नहीं हुई तो डेफिनेटली ईल्ड में फर्क पड़ेगा। सब मिला के क्रॉप नंबर मैं ऐसे ही देखता हूँ जैसे पिछले साल थे, कुछ कम कुछ ज्यादा। अगर एरिया 20% बढ़ेगा तो डेफिनेटली 110 के मुकाबले तो क्रॉप ज्यादा ही रहेगी। तो वो डिमांड को हम मीट कर सकते हैं। पोल्ट्री की डिमांड करीब हम लोग एसेस करते हैं करीब 60 से 70 लाख के बीच में, करीब 62, 63, 65 लाख है, वो हम पूरी तरह मीट कर सकते हैं। इन प्राइसेस पे एक्सपोर्ट हो पाना संभव नहीं है। इस साल के शुरू में 10 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ, वो भी तब हुआ जबकि प्राइसेस सही थी, प्लांट्स को सही भाव पे सोयाबीन मिल रहा था। अब ये जो प्राइसेस हैं और जो हमारा जो एमएसपी है उस पर एक्सपोर्ट होना, तो मुझे लगता है वो बड़े दूर की कौड़ी है। तो एक्सपोर्ट अगर नहीं होगा तो अवेलेबिलिटी की भरमार रहेगी। कोई चिंता जैसी बात नहीं लग रही है। तो थोड़ा वरी वही है एल नीनो की कि मौसम कितना खराब होता है या उसका उपज पे कितना असर पड़ता है, वो अभी बताना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक, ऑलवेज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार में वो समझाने के लिए भी। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन जैसा कहा गया कि बुआई का जो इलाका है वो शायद 10 से 20% सोया में बढ़ ही सकता है, तो वो ऑफ कोर्स एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आता हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह की कच्चे तेल में आज मूवमेंट देखने को मिली है, जहाँ पे 5 से 6% तक की गिरावट रही है, इसमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हमारे साथ हैं। वंदना, उठापटक अच्छी खासी है, पिछले हफ्ते गिरावट थी, आज की शुरुआत अच्छी खासी गैप डाउन से हुई है, यहाँ से आपकी क्या सेंस? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो यहाँ पे बना हुआ रहेगा। $88 तक यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि हेडलाइंस ड्रिवन कमोडिटी है, ये कह नहीं सकते कि अगर यहाँ पे इस मतलब स्टैंड चेंज होगा तो मूव यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि एक बार हम यहाँ पे $88 तक आता हुआ मतलब देख सकते हैं। तो जो $90 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो यहाँ पे टूटता हुआ देख सकता है। हमारे बाजार में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 8351 से लेके 8400 तक के लेवल्स अगर पॉजिटिव यहाँ पे प्रोग्रेस होता रहा तो 8400 तक एक बारी हम क्रूड ऑयल को आता हुआ देख सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में जिस तरह की आज बढ़त देखने को मिली है, सस्टेनेबल लगती है आपको या फिर नीजोक रिएक्शन है? क्योंकि कच्चा तेल गिरा है, रुपए में कुछ सुधार है, पी स्टॉक्स यहाँ पर चल रही हैं दोनों तरफ से, और उसका एक फायदा हमने यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को आता हुआ देखा। थोड़ा तो मुझे लग रहा है कि अपना आईएनआर जो अप्रिशिएट हुआ है उसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो बिल्कुल केप्ड है यहाँ पे, मतलब लिमिटेड यहाँ पे मूवमेंट्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वहां पे एक मूवमेंट जो है वो आ रही है। और अभी सिल्वर में मुझे लग रहा है कि ज्यादा जो तेजी है वो यहाँ पे बनी रह सकती है। तो 57.5:1 तक रेशियो जा सकता है, यानी कि सिल्वर में ज्यादा तेजी बनी रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो इस हफ्ते लग रहा है कि एक बारी 2,80,000 85,000 तक सिल्वर आ सकती है, जबकि गोल्ड में केप्ड रहेगा 1,63,000 तक। और मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे थोड़ा भी इकोनॉमी ओपन होती है तो सिल्वर जो है वो यहाँ पे फास्टर रिएक्ट करेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो लिमिटेड अपसाइड है, लेकिन थोड़ा सा जो बायस है वो पॉजिटिव है इस हफ्ते के लिए। वरना साथ ही साथ कॉपर को कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर आते हुए देखी है, और अगर हम वीकली, मंथली और इस साल तक के चार्ट्स भी देखें तो कॉपर ने काफी हद तक सोने चांदी को तो आउट परफॉर्म किया ही है, काफी सारी दूसरी कमोडिटीज को भी आउट परफॉर्म किया है मेटल स्पेस में। यहाँ पर क्या सेंस है? पूरे काउंटर को ही ये लीड कर रही है कमोडिटी, और जिंक में भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग मूव आता हुआ देखा है। 1440 का इसमें एक हाई है, लेकिन अगर थोड़ा इन्वेंट्री देखें तो वो मुझे कंसर्न दिख रहा है, क्योंकि तीनों ही अगर मतलब हम एक्सचेंजेस मिला लें, मतलब शंघाई है, लंदन है, यूएस है, तो इन्वेंट्रीज यहाँ पे हायर साइड है। तो अब मुझे लग रहा है कि अपसाइड तो है लेकिन लिमिटेड रहेगा। 1410 के करीब ये कमोडिटी आती है, तो पोजिशनली एक बार यहाँ से निकलना होगा, और वहां पे किस तरीके की मूवमेंट आती है थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा पुअर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग की बात रहेगी कि फ्रेश बाइंग कहाँ से करनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट हमें 1320 1335 के लेवल का वेट करना चाहिए, वहां पे करना चाहिए निवेश। और 1400 से 1410 का एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस नीचे का होना चाहिए 1290 का। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड है, और मुझे लग रहा है कि रैली काफी स्टीप आई है 1080 से 1410 तक का। तो मुझे लग रहा है कि अब ये प्राइसी कमोडिटी है।
ऑलराइट, तो अच्छी खासी मूवमेंट्स यहाँ पर कमोडिटीज़ में देखने को मिली है। खाली एनर्जी नीचे है, लेकिन सारे के सारे बाकी प्रेशस मेटल्स, बेस मेटल्स में अच्छी खासी बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार। डॉलर इंडेक्स में अपने हाई से गिरावट है, जिसका भी फायदा हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक लेने का भी समय है। लौटेंगे और बात यहाँ पर एग्रीकल्चर की करेंगे। हमारे साथ AVPL इंटरनेशनल की फाउंडर एंड MD डॉक्टर प्रीत संधू भी जुड़ेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब यहाँ पर AVPL इंटरनेशनल की फाउंडर एंड MD डॉक्टर प्रीत संधू हैं। डॉक्टर संधू, हाय, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अगर ओवरऑल इंडिया ड्रोन मार्केट देखा जाए तो माना जाता है कि 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट है, लेकिन सबसे बड़ा जो ग्रोथ मल्टीप्लायर यहाँ पर है वो एग्रीकल्चर ऐसा स्पेस है। आप काफ़ी क्लोजली इससे जुड़ी हुई हैं। कैसी है मार्केट, किस तरह की ग्रोथ है, कैसी इन्वेस्टमेंट्स हैं? Thank you so much for giving me this opportunity to speak on the subject. So if I talk about agriculture, drone का जो market है उसमें we should not expect कि farmers will buy the drones. मतलब जितनी भी पैक्स हैं, जितने भी CSCs हैं, जितने भी FPOs हैं, they will buy the drone. जितनी भी agri input shops हैं, they will buy the drone because drone as a asset, like if they are giving drone as a service, तो वो सबसे बड़ा बिजनेस है। ड्रोन मार्केट में ड्रोन एग्रीकल्चर ड्रोन सेल से सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा ड्रोन एज अ सर्विस, स्प्रे मार्केट का बिजनेस, क्योंकि ड्रोन से जो स्प्रे होता है पर एकड़ वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आई थिंक एग्रीकल्चर मार्केट में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन सेलिंग से भी बड़ा बिजनेस है ड्रोन एज अ सर्विस, जो स्प्रे का बिजनेस है। अगर हम बात करते हैं कि देश में 6 लाख गांव हैं और ऑलमोस्ट उसमें मान के चलते हैं कि 4.5 लाख गांव जो है बहुत एग्रीकल्चर इंटेंस हैं गांव, तो वहां पे आप अगर पूरे एकर्स को हम काउंट करते हैं, कम्युलेटिव ऐड कर लेते हैं नंबर, तो वो 450 रुपीज पर एक एवरेज हम एकड़ सर्विस का चार्ज लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा मार्केट है। तो मुझे लगता है कि drones में एग्रीकल्चर ड्रोन is actually a very big market share. और जैसे आपने कहा प्रिसिजन स्प्रेइंग है या फिर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग है, जिस तरह की सर्विसेज हैं वो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है। एक और पॉइंट जो आपने यहाँ पर दैट यू मेड डॉक्टर संधू वॉज कि यहाँ पर किसान नहीं लेते हैं, वो सर्विसेज लेते हैं, ड्रोन्स नहीं खरीदते हैं। बट जिस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर सब्सिडीज़ हैं, चाहे वो फार्मर्स के लिए है, FPOs के लिए है, कंपनीज के लिए है, ड्रोन दीदी, PLI स्कीम्स हैं यहाँ पर, कैसे आप उन सबको यहाँ पर इस सेक्टर को सपोर्ट करता हुआ देखती हैं? So PLI scheme, of course, it's a production linked scheme. So as a drone manufacturer, definitely if I am making drones for agriculture, for logistics market, for defense market, तो मुझे PLI का फायदा होता है as a drone company. But अगर मैं बात करूँ सब्सिडीज की, तो not just for the farmers but for SHG there are good subsidies. For CSC if they buy drones they are getting good subsidy. FPOs if they buy drone they're getting more better and attractive subsidies. So drone holistically, if I talk about the agriculture market only, then definitely every component, every stakeholder is going to be benefited by the subsidies and the incentives which are announced. But again, फिर भी मैं ये चीज कहूंगी कि farmer को अभी drone, because India is combination of India has a composition of farmers जिनके पास small and marginal land है, तो definitely वो drone को अभी buy नहीं करेंगे तो ज्यादा better रहेगा। उनको सिर्फ drone की services के ऊपर ध्यान देना है, because precision agriculture होगा तभी वो प्रोड्यूस ज्यादा होगा। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द स्प्रेइंग पार्ट बट ऑल्सो फॉर द क्रॉप मॉनिटरिंग पार्ट। और भी बहुत सारी चीजें जो ड्रोन के साथ क्रॉप प्रोड्यूस को इनहांस करने के लिए की जा सकती हैं। तो ड्रोन बाय करने के बजाय ड्रोन सर्विसेज ज्यादा प्रेफरेबल होनी चाहिए। Yes, PLI scheme definitely for drone manufacturers going very well. Subsidy part not just limited to the farmers but SHG, FPOs, it's going very well. So from every aspect, I must say, government has done 360-degree job. ओह एब्सोल्युटली। आपने कहा काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पर हैं जिसका फ़ायदा यहाँ पर कम्युनिटी को उठाना चाहिए, खरीदने पे उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। दैट पॉइंट इज़ वेल टेकन। इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो कौन सी जोग्राफीज़, किस तरह के फार्मर्स, कौन सी क्रॉप्स में आपको लगता है एज ऑफ नाउ हमने बेहतर पेनिट्रेशन होता हुआ देखा है? जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन है, फार्मर्स आर वेरी रिच, सो दे टेक सर्विसेज
स्प्रे सर्विसेज फ्रॉम द ड्रोन्स। सो जितने भी कैश रिच क्रॉप्स हैं, उनके जो फार्मर्स हैं वो सर्विसेज लेने के लिए ईगर हैं। They are taking leverage of using drone for the spray part for the precision agriculture. So this is one part. And second, अभी क्योंकि बहुत सारा अवेयरनेस हो रहा है, क्योंकि वाटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत जगह पे एग्री इनपुट का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे एग्री इनपुट जो यूज हो रहा था वो उसका कॉम्पोजिशन इस तरीके का था कि लाइक उसको 150 लीटर पानी में यू आर यूजिंग दैट केमिकल, बट नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ एग्री इनपुट्स इज आल्सो बीइंग चेंज्ड एंड इट इज कंपैटिबल टू द ड्रोन्स। यू कैन नॉट यूज दैट कॉम्पोजिशन नाउ इन 150 liters of water. You can use it in 10 liters of water. You can use it in 16 liters of water. Definitely when you are having that kind of the composition, you can use only drones, right? So because that's the only best way to do the spraying part, because आप अब बहुत बड़े बूम स्प्रेयर्स लेके नहीं जाओगे खेत में। तो एग्री इनपुट का भी कंपोजिशन चेंज हो रहा है और उसको ड्रोन को यूज करना है। कैश क्रॉप्स वाले फार्मर्स जो हैं इस सर्विस को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं और इसको लेवरेज भी कर रहे हैं। डॉक्टर संधू, एक फाइनल सवाल देन, आप टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न फार्मिंग किस तरह के इनरोड्स हम यहाँ पर बना चुके हैं और आपको क्या लगता है क्या कुछ अब और करने की जरूरत है? I mean, if I talk about the precision agriculture, there are so many components to explore yet. अभी तो सिर्फ spraying part के लिए drone का infusion हुआ है। अभी crop monitoring, crop health monitoring, and then of course forecasting of the produce. बहुत सारी चीजें हैं जो not just with the drones but with the IoT devices. साउथ के सदर्न पार्ट में अगर हम कंट्री के चले जाते हैं तो IoT डिवाइसेस का बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रिसीजन एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करने के लिए। सो अभी AI और रोबोटिक आर्म्स एंड प्लस ड्रोन्स उसका भी टेक्नोलॉजी बनना जरूरी है देश में, तभी उसके बाद यूटिलाइजेशन होगा। तो मुझे लगता है कि अभी हम टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस की तरफ हैं, लेकिन प्रॉपरली अभी वो चीज हो नहीं पाई है। इट विल टेक टाइम, लेकिन वो गवर्नमेंट के पुश के अवेयरनेस के साथ ही आएगा। ड्रोन का स्प्रे क्यों एक्सेप्ट हुआ या फार्मर्स ने क्यों एक्नॉलेज किया या फार्मर्स क्यों अवेयर हुए, बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन था इसके पीछे। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर में, फसल में, ग्राउंड पे वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी तक तो केमिकल यूज हो रहा है, बट देयर आर सो मेनी डिवाइसेस व्हिच आर बीइंग क्यूरेटेड टेक्नोलॉजिकली कि वो लेजर के लाइट के साथ उस वीड को डिस्ट्रॉय कर दें। बट वो तभी एक्सेप्टेबल है जब उसका पुश और उसका अवेयरनेस उस लेवल का होगा। तो अभी सदर्न पार्ट में हो रहा है और स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल कम टू नॉर्दर्न इंडिया आल्सो, बट एट द मोमेंट आई विल नॉट से दैट हॉलिस्टिकली हमने टेक्नोलॉजिकली प्रिसीजन एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर लिया है। अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। ऑल राइट, तो जैसे आपने कहा अवेयरनेस, पुश, फीजिबिलिटी, बहुत सारे स्टेप्स हैं अभी जो यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग को देखना होगा। टेक्नोलॉजी यहाँ पर अडॉप्शन के तौर पे तो है, लेकिन बहुत डीप पेनिट्रेशन अभी तक नहीं मिला है। डॉक्टर संधू एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर से ऑफकोर्स यहाँ पर बात होगी, लेकिन आज समय निकालने के लिए थैंक्स अ लॉट। एंड विद दैट इतना ही समय है हमारे पास इस कार्यक्रम में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।